नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 21 जून को कर्नाटक की विधानसभा ने 2 संपादकों को 1 साल के लिए जेल भेजने का आदेश दे दिया। 2014 में कांग्रेस के 2 और बीजेपी के 1 विधायक ने 2 पत्रिकाओं के संपादकों के खिलाफ उनकी मानहानि करने के लिए लेख छापने का मामला सदन में उठाया। उस वक्त के स्पीकर ने मामले को विशेषाधिकार समिति में भेज दिया। उस समिति ने अपना प्रस्ताव दिया और मौजूदा स्पीकर, जो उन 3 शिकायतकर्ताओं में शामिल थे, इन पत्रकारों को जेल भेजने का आदेश बढ़ा दिया। गृह सचिव को विशेषाधिकार कमेटी का कहना है कि रवि बेलागरे बार बार समन भेजने के बाद भी हाजिर नहीं हुए, मगर अनिल राजू ने माफी मांग ली। इसके बाद भी दोनों कई ऐसे लेख छापते रहे जिनसे इनकी मानहानि होती रही। बस स्पीकर के आदेश होते ही विधानसभा के सचिव ने सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेज दिया कि आदेश का पालन हो, जबकि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पत्रिकाओं में जो कुछ छपा था उसका संबंध सदन की कार्यवाही में से नहीं था और न ही उन लेखों से सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचती है, मगर हमारे पास वो लेख उपलब्ध भी नहीं, इसलिए हम उसके कंटेंट पर चर्चा नहीं कर सकते। हाई बेंगलोर और येलाहांका वाइस के संपादकों को 1 साल की जेल के साथ 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा हुई है। इस फैसले के बाद से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की भी आलोचना हो रही है कि जो पार्टी दिल्ली में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर आवाज उठाती है, वो बेंगलुरु में कैसे यह सब होते देख सकती है। हालांकि यह फैसला सदन का है। 2014 में पत्रिकाओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत करने वालों में मौजूदा स्पीकर भी हैं, जो तब विधायक थे। जनता दल सेकुलर के अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने इसे अच्छा नहीं माना है और स्पीकर से अनुरोध किया है कि इस पर विचार करें। विशेषाधिकार हनन के मामले में निंदा होती है, फटकारा भी जाता है सजा के तौर पर, मगर जेल भेजने की सजा किसी ने अभी सुनी नहीं। बस यही से विवाद शुरू हो गया कि क्या विधायिका को वो फैसले लेने चाहिए जो न्यायपालिका का काम है। जेल भेजने का काम न्यायपालिका का होता है। हालांकि सदन की तरफ से ऐसे आदेश दिए गए हैं। इससे पहले देखिए, 2006 में यूपी विधानसभा ने IBN 7 के खिलाफ 3 विधायकों के स्टिंग करने पर विशेषाधिकार का नोटिस दिया था। हाल ही में टीवी टुडे ग्रुप ने जब मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित एक स्टिंग किया, तब विधानसभा ने विशेषाधिकार का एक नोटिस दिया। अब कर्नाटक का मामला सामने है। क्या इन 2 पत्रकारों को जेल भेजने और जुर्माना तय कर सदन ने अपने विशेषाधिकार की सीमा का ऐसा विस्तार कर दिया है। हिंदू अखबार ने 26 जून के अपने संपादकीय में लिखा है कि संविधान ने विधायिका को कुछ विशेषाधिकार तो दिए हैं ताकि सदन के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे और सदन चलाने में किसी प्रकार का दबाव या प्रभाव पैदा न किया जा सके। क्या किसी पत्रकार या सदन के बाहर के सदस्य को इसके दायरे में लाया जाना उचित है? पान सिंह तोमर का एक डायलॉग याद आता है जब उसका किरदार कहता है कि संसद में तो डाकू होते हैं। क्या यह विशेषाधिकार का मामला बनता है? क्या कोई लेख सदन की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है? उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले अगर तत्व हो भी उस लेख में, तो क्या विशेषाधिकार कानून या प्रक्रिया इन सब बातों को लेकर स्पष्ट है? हमने इस संदर्भ में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट नाम की एक मोटी सी किताब के पन्ने पलटे, जिनके लेखक MN कौल, SL शक्धर हैं और जिसे PDT आचार्य ने संपादित किया है। इसके पेज नंबर 303 से 311 के बारे में विशेषाधिकार की प्रक्रिया के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, कि जैसे उसका सार है कि सदन में विशेषाधिकार का मामला उठाने से पहले स्पीकर की अनुमति लेनी अनिवार्य है। विशेषाधिकार का मामला उठाने के लिए सदस्य को लिखित रूप में लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी को देनी पड़ती है। नोटिस के साथ साथ दस्तावेज भी सौंपना अनिवार्य है। नोटिस मिलने के बाद स्पीकर तय करती हैं कि सदन में विशेषाधिकार का मामला उठे या नहीं। इसके बाद स्पीकर का फैसला सदस्य को बता दिया जाता है। स्पीकर मना भी कर सकती हैं, तब जाकर सदस्य सदन में विशेषाधिकार का सवाल उठाते हैं। सदन की एक बैठक में 1 से ज्यादा विशेषाधिकार के मामले नहीं उठाए जा सकते। स्पीकर की सहमति के बाद ही विशेषाधिकार का नोटिस स्वीकार होता है। विशेषाधिकार समिति जब जांच कर रिपोर्ट देती है तो स्पीकर पर निर्भर करता है कि वो इसे वहीं रिजेक्ट कर दें या स्वीकार कर ले। अगर स्वीकार कर लेती हैं तो उसे सदन के सामने रखती हैं और सदन उस रिपोर्ट पर फैसला लेता है। इस किताब के पेज नंबर 310 पर लिखा है कि अगर किसी अखबार की रिपोर्ट में सदन की कार्यवाही के मामले में गलत जानकारी लिखी गई है या सदन या सदस्यों पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है, तब स्पीकर हो सकता है कि विशेषाधिकार हनन के मामले में फैसला देने से पहले संपादक को अपना पक्ष रखने के लिए कहें। अगर संपादक माफी मांगते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं या संशोधन छापने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब स्पीकर विशेषाधिकार हनन का मामला उठाए जाने की अनुमति नहीं देती है, खारिज कर देती है। कई बार सदस्य इस बात के लिए भी प्रिविलेज का नोटिस देने की अनुमति मांगते हैं कि पुलिस अधिकारी ने धक्का मुक्की की, असॉल्ट की, शिष्टाचार का पालन नहीं किया। इसके बारे में भी किताब के पेज नंबर 311 पर लिखा है। वो दिलचस्प है कि एक के बाद एक कई स्पीकर ने माना है कि अगर सदस्य संसदीय कार्य से अलग किसी काम के लिए यानी पैरवी वगैरह के लिए ठेकेदारी के लिए गया है और उसके साथ धक्का मुक्की हो जाए
या बुरा बर्ताव हो जाए तो वो विशेषाधिकार के हनन का मामला नहीं है। फिर शिष्टाचार का पालन नहीं हुआ तो वो विशेषाधिकार नहीं होगा, उसका हनन नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कि किसी विधानसभा के भीतर लोकसभा या उसके सदस्य के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी कोई कर देता है तो उसके खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार का नोटिस स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि हर सदन की अपनी गरिमा और स्वतंत्रता स्वायत्ता होती है। इसके लिए पेज नंबर 314 पर एक केस का जिक्र है कि सदन की अवमानना या विशेषाधिकार के हनन के मामले में सजा का प्रावधान है। जिस किताब का मैंने हवाला दिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, उसी पर 272 नंबर पर लिखा है कि अगर अवमानना या विशेषाधिकार का हनन बहुत गंभीर नहीं है तो उसे गिरफ्तार किया जाए, तो अवमानना करने वाले व्यक्ति को सदन की दहलीज पर बुलाकर शब्दों से प्रताड़ित किया जाए। इसके लिए लोकसभा में अभी तक ऐसे सिर्फ 2 मामले हुए हैं जब सदन की दहलीज पर बुलाकर प्रताड़ित किया गया है। मतलब वो दरवाजे पर खड़े रहते हैं और सदन अपनी नाखुशी जाहिर करता है। इनमें से एक मामला एक साप्ताहिक पत्रिका द ब्लिट्ज में छपे लेख का भी है। एक केस में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को भी प्रताड़ित किया गया, मगर उन्हें सदन की दहलीज पर नहीं बुलाया गया, सिर्फ हाउस में प्रस्ताव पास हुआ था। पेज नंबर 273 पर प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स के बारे में लिखा है कि विशेषाधिकार के मामले को तय करते समय सदन के पास विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति होती है। सदन कोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इस मामले में सदन ही सर्वोच्च है, मगर सदन को संविधान के दायरे में ही फैसला लेना होगा। अगर सदन चाहे तो उसके पास जो सजा देने का अधिकार हैं वो पर्याप्त नहीं, अगर उसे लगता है तब वो इस मामले को अदालत में भेज सकता है। जितना पढ़ा उससे यही समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है, मगर इंडियन एक्सप्रेस में संजय हेगड़े ने लिखा है कि वहां भी बहुत सारी स्पष्टता नहीं है। एक बार लोकसभा की पब्लिक गैलरी में किसी विजिटर ने नारे लगा दिए, उनके पास से 2 पिस्टल मिल गई और पटाखे भी। सदन के एक महीने की कड़ी सजा जेल की सुनाई थी। स्पीकर के आदेश पर इस फैसले को पुलिस के पास भेज दिया गया। 19 दिसंबर 1978 को छठी लोकसभा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आर.के. धवन और डी सेन को विशेषाधिकार हनन के मामले में 2 सत्रों के बीच जो प्रोरोगेशन होता है उसके समय में जेल भेजने का फैसला सुनाया था और सदन की सदस्यता से निलंबित कर दिए जाने का भी फैसला था। मगर 7 मई 1981 को 7वीं लोकसभा ने एक दूसरा प्रस्ताव पास कर इन तीनों को निर्दोष करार दिया और पुराने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हम इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे। आज हमारे साथ फैजान मुस्तफा साहब हैं, संविधान विशेषज्ञ और नलसर लॉ कॉलेज हैदराबाद के वाइस चांसलर। फैजान साहब, कड़ियों से शुरुआत करते हैं कि ये विशेषाधिकार आया कहां से। जितना पढ़ा मैंने संविधान सभा की बहस, उससे यही लगा कि अगर ये ना हो प्रिविलेज सांसदों या विधायकों के पास, तो वो सदन में बोलते समय वो खुल के नहीं बोल सकते। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी आप जाके नहीं कह सकते कि विधायक ने हाई कोर्ट के बारे में कोर्ट के भीतर, हाउस के भीतर इतना कुछ कहा है। तो इतनी आजादी, निर्भीकता प्रदान करने के लिए उन्हें विशेषाधिकार दी जाती है। रवीश, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने संविधान के बड़े मुद्दों को अपने प्राइम टाइम में उठाया। ये आप समझ लें कि संविधान का एक सिद्धांत है कि जिसके पास शक्तियां होंगी उसकी शक्तियों को नियंत्रित किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। तो इंग्लैंड में जब राजतंत्र था और धीरे धीरे डेमोक्रेसी आई, तो पार्लियामेंट में कोई राजा के खिलाफ बोलता था तो उसके विरुद्ध अरेस्ट कर लिया जाता था। यानी आप देखिए कि 1453 में थॉमस थॉर्प जो स्पीकर थे हाउस ऑफ कॉमन्स के, वो एक फाइन नहीं दे पाए और वो फाइन के नॉन पेमेंट पे उनके सजा दी गई। उसके बाद 1512 में स्ट्रेट केस में इनको सजा दी गई जेल की, क्योंकि इन्होंने 3 बिल ऐसे इंट्रोड्यूस किए जो राजा को पसंद नहीं थे। फिर 1629 में एलियट, हॉलिंस और वैलेंटाइन को इस बात पे सजा दी गई कि इन्होंने देशद्रोह वाली स्पीचेस दी। और 1543 में फेरार्स को अजीब गरीब बात थी कि ये एक किसी के श्योरिटी थे, किसी ने कर्ज लिया था और वो कर्ज पे नहीं किया, इस बात पे इनको सजा दी गई।
तो ये सारी जितने भी मैंने आपको केसेस बताए इंग्लैंड से जी, इन केसेस में ये था कि जनता के जो नुमाइंदे हैं उनको राजा के विरुद्ध विशेषाधिकार दिया जाए। अब संसदात्मक शासन प्रणाली में जहां संसद जो है सर्वे सर्वा है, वहां संसद को इतने अधिकारों की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं नागरिकों को अधिकारों की जरूरत है। इसलिए क्योंकि आज संसदात्मक शासन प्रणाली में संसद की कार्रवाई कोई नहीं रोक सकता, वहां पे बोलने पर कोई किसी एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रिविलेजेस की ज्यादातर जरूरत जो ऐतिहासिक थी इंग्लैंड में वो समाप्त हो चुकी है। अच्छा, अब क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं है प्रिविलेज की जरूरत? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, प्रिविलेजेस में जब मैंने आपको लास्ट टाइम जब राष्ट्रपति पे बात हुई थी तो कहा था कि भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड की क्वीन से अलग है। ऐसे ही भारत की संसद इंग्लैंड की संसद की तरह संप्रभु नहीं है, सॉवरेन नहीं है। आप ये देखिए कि इंग्लैंड की संसद के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो कुछ भी कर सकती है, इस हद तक कि किसी मर्द को औरत बना दे, औरत को मर्द बना दे। भारत की संसद जो है वो सर्वोपरि नहीं है, संविधान सुप्रीम है भारत में। इसलिए यहां पे भारत की संसद को वो सारी प्रिविलेजेस क्लेम करना, आप सोचिए जब संविधान बना हमने ये कहा कि भारत की संसद के विशेषाधिकार वो होंगे जो अंग्रेजों की संसद के होंगे। और आप ये सोचिए कि बाबरी मस्जिद के बारे में कल्याण सिंह ने कहा था कि ये दास्ता की निशानी है, लेकिन आप ये देखिए कि ये अनुच्छेद 105 में साफ लिखा था कि संविधान में संसद के विशेषाधिकार वो होंगे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के हैं। और उसे बाद में 42वें संशोधन से सिर्फ इतना अमेंड कर दिया कि वो अब वो होंगे जो 20 जून 1978 को हाउस के थे, जिस दिन 44वां अमेंडमेंट जो है बना। तो आज भी भारत की संसद के विशेषाधिकार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के बराबर हैं। मैं समझता हूं संसद की कार्रवाई करने में कोई किसी तरीके का रोड़ा नहीं अटकाया जा सकता। इसलिए संसदों को उसके डर की जरूरत नहीं है, उनको किसी अरेस्ट से प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। यह बात सही है कि संसद में बोलने की एक खुली आजादी होनी चाहिए और वो आजादी संविधान ने उन्हें दी है। आप ये समझिए कि नागरिकों का जो अधिकार है स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, उसमें बहुत सी तकरीबन 10 उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं जो अनुच्छेद 19(2) में दी हुई हैं। लेकिन संसदों का जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट अधिकार है और उसमें सिर्फ ये दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्शन सिर्फ ये है कि भाई बोल संसद में रहे हो, संसद में जो कुछ भी बोलेंगे, जो भी वोट वो देंगे, लेकिन वो पूरी तरह संविधान। लेकिन सर ये जो कर्नाटक वाला मामला है ये तो सदन के बाहर का मामला है। सदन के बाहर, सदन के दूसरे, जितना मैं पढ़ रहा था उसमें यही लिखा जो समझा कि जो विशेषाधिकार का मामला है वो सदन के भीतर सांसदों को वो परिभाषित करता है, उसी के तहत आता है। मैंने उनके अधिकार पर किसी ने अतिक्रमण किया हो या उनसे झूठ बोला हो या उन्होंने कोई गलत बात कही हो तो वो लोग उस दायरे में आते हैं। लेकिन जो बाहर के सदस्य हैं, प्रेस के लोग हैं, वो अगर कुछ लिखते हैं, संसद पर कुछ आक्षेप लगाते हैं या मान लीजिए स्पीकर पर कोई आक्षेप लगाते हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि विधायक पर आक्षेप लगाना और स्पीकर पर आक्षेप लगाना क्या दोनों एक है, दोनों का एक ही तरह का उसका पैमाना है? ये सारे सवाल मेरे सामने घूम रहे हैं। रवीश, ऐसा है कि ये जो विशेषाधिकार है ये संसद में बोलने के बारे में है। अब अगर संसद में किसी एमपी ने स्पीच दी और उस स्पीच में समझिए उन्होंने किसी की मानहानि कर दी, अब वो प्रोटेक्टेड है। बाहर आके उन्होंने स्पीच को ट्वीट कर दिया अपनी, तो अब उनको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा प्रिविलेजेस का। अब उनके विरुद्ध मानहानि का बाहर जो पब्लिश किया वो होगा। तो ये चाहे मेंबर्स हों या स्पीकर हो, ये प्रिविलेजेस जो हैं ये व्यक्तिगत नहीं हैं, ये प्रिविलेजेस संसद की हैं, यानी संसद की कार्रवाई किसी तरह बाधित ना हो। तो संसद की कार्रवाई अच्छी चले इसलिए दी गई थी।
अब जब पहले अंग्रेज राजा संसद के एमपीज को अरेस्ट कर लेते थे जो उनके विरुद्ध बोलने वाले होते थे या उनके विरुद्ध वोट देते थे, वोट देने के बाद, तो आज तो वो है नहीं, आज तो संसद का राज है। ठीक है, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि जो कर्नाटक विधानसभा ने फैसला लिया, ठीक है, वो एक तरह से प्रेस की आजादी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक तरह से उसका अतिक्रमण है और जेल भेजने की सजा थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि ये एक तरह से लगता है कि आप खुद ही कोर्ट का काम कर रहे हैं। इस पे क्यों लोग इतना तरह तरह के सवाल कर रहे हैं? मैं इन सवालों से सहमत हूं, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 1954 में होमी मिस्त्री बॉम्बे में थे और यूपी विधानसभा के कहने पे उनको वहां से अरेस्ट करके लाया गया और एक जेल में रखा गया, होटल को जेल बनाया गया। उसके बाद जब उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि इनको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया, इसलिए इनको रिहा कर दिया जाए। उसके बाद यूपी की असेंबली में एक बड़ा अच्छा केस हुआ केशव सिंह का कि इन्होंने कुछ करप्शन के बारे में लिखा एमएलएस के। उसके बाद इनको हाउस ने सम्मन किया और उनसे पूछा कि तुम्हारे ऊपर ये चार्जेस हैं, क्या कहते हो? इन्होंने मुड़ दे गए और इनके कुर्ते के ऊपर जवाब लिखे हुए थे, तो हाउस ने इनको 15 दिन की जेल में भेज दिया। अब 1 हफ्ते तक ये जेल में रहे, कुछ नहीं हुआ। 1 हफ्ते के बाद 2 लॉयर्स को कुछ ख्याल आया तो उन्होंने लखनऊ बेंच जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसमें हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन की कि ये इलीगल इनको रखा गया है। वो 1 मिनट रविश सुन ले ये किस्सा। दो जजेस ने इनको रिहा कर दिया। जैसे ही ये प्रादेशिक समाचार में न्यूज असेंबली तक पहुंची तो असेंबली ने कहा कि इन 2 जजेस ने भी संसद की विशेषाधिकार की अवहेलना की है, इनको भी अरेस्ट किया जाए। जब ये बात 2 जजेस को मिली, वो इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद में अगले दिन पूरी हाई कोर्ट बैठी और उन्होंने कहा क्योंकि स्पीकर ने हमारे जजेस को अरेस्ट करने को कहा है, इसलिए स्पीकर को अरेस्ट करके लाया जाए। इस वक्त राष्ट्रपति जी ने ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। तो ये इससे हम किन नतीजों पे पहुंचते हैं? क्या इस तरह के विशेषाधिकार की प्रक्रिया को कोडिफाई किया जाए, तय कर दिया जाए कि क्या और किस तरह से होनी चाहिए? बहुत सारे उदाहरणों को देख के लगता है कि कुछ तो स्पष्टता है ऐसी। ये ठीक है कि ये सारे अपवाद हैं, लेकिन ज्यादातर स्पष्टता ही नजर आती है कि विशेषाधिकार क्या होंगे ये हाउस तय करेगी कि वो किन मामलों में विशेषाधिकार है और किन मामलों में उसका हनन होता है या अतिक्रमण होता है। तो हम पहुंच कहां रहे हैं? क्या जेल भेजने का आदेश देना किसी विधानसभा का किसी नागरिक के जो उसके मौलिक अधिकार हैं, क्या उसका अतिक्रमण है कि ना सुनवाई ना दलील? हालांकि कमेटी के सामने उसको भी बुलाया जाता है, पर फिर भी वो कहां जाएगा बेल के लिए अप्लाई करने के लिए या किसी और तरह से चुनौती देने के लिए? देखिए रवीश, ऐसा है कि बिहार का केस है कि मॉर्निंग सेशन में सर्चलाइट न्यूज़पेपर ने जो हाउस में रियल में हुआ था वो पब्लिश कर दिया शाम में। शाम में हाउस ने उसको एक्सपंज कर दिया। उसके बाद ये जो एडिटर थे इनके विरुद्ध हाउस ने जो है प्रिविलेजेस का ब्रीच की, वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउस की प्रिविलेज और नागरिकों की अभिव्यक्ति के अधिकार में अगर टकराव है तो हाउस की प्रिविलेजेस प्रिवेल करेंगी। लेकिन बाद में जो मैंने अभी केशव सिंह का केस बताया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये सारे मौलिक अधिकारों पे लागू नहीं है। तो अगर हाउस की प्रिविलेजेस जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है 21 का, अगर उससे टकराव होगा तो फिर वो उसके ऊपर प्रिवेल नहीं करेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाले सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले जो हैं इन पे भी एक पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि इन प्रिविलेजेस का मिसयूज होता है। देखिए, संसदात्मक शासन प्रणाली में भी संसद सुप्रीम नहीं है, वास्तव में सरकार सुप्रीम होती है। जो रूलिंग पार्टी है वो सुप्रीम होती है, क्योंकि उसके सारे एमपी बैठे हैं मेजॉरिटी में। जो भी लॉ बनता है वो कैबिनेट तय करती है कि कौन सा बिल इंट्रोड्यूस होगा, कौन सा बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा। प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं होता। तो ये विशेषाधिकार वास्तव में हमने संसद को नहीं दे रखा,
बल्कि हमने एक रूलिंग पार्टी को दे रखा है, जो मैं समझता हूं कि अब मैच्योर डेमोक्रेसी में उसकी जरूरत नहीं। आप ये देखिए कि लोगों ने सवाल पूछे पैसे लेके, और लोगों ने जेएमएम ब्राइबरी केस, नरसिम्हा राव का जिस वक्त अविश्वास प्रस्ताव का मामला था, उस पे जेएमएम के लोगों ने पैसे लेके वोट दिया, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि अगर कोई रिश्वत लेके वोट देता है तो वो प्रिविलेजेस और विशेषाधिकार में पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। मैं समझता हूं कि ये केस जो है पीवी नरसिम्हा राव का, पैसा लेकर सवाल पूछने वालों की सदस्यता तो गई थी ना सर, उनकी सदस्यता तो चली गई थी फैजान साहब, जहां तक मुझे याद है। जो 10 सांसद थे, नहीं उनकी सदस्यता गई, वो उनकी सदस्य, वो दूसरा केस है, वो राजा रामपाल का केस है। मैं अभी बात कर रहा था आपसे पीवी नरसिम्हा राव वाले केस। ठीक है। इस राजा रामपाल वाले केस में संसद ने हटाया उनको, क्योंकि आज तक ने दिखाया कि 25-25 हजार रुपए लेके सवाल पूछते हैं। वहां नरसिम्हा राव साहब चाहते थे कि अविश्वास का प्रस्ताव गिर जाए, उस पे वो वोट हुआ, और कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई पैसा ले और वोट दे तो वो प्रोटेक्टेड है, और पैसा ले और वोट ना दे तो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो क्या आज जो संजय हेगड़े ने लिखा है कि जो उदाहरण देकर और आपकी बातों से क्या हम वहां पहुंचते हैं कि अब इन विशेषाधिकारों को जुडिशियल स्क्रूटनी के तहत लाया जाए। जैसे आप कह रहे हैं कि संसद भी संप्रभु नहीं है, सरकार ही एक तरह से जब बिल रख रही है, उसी के सांसद हैं, उसी का बहुमत है, और वही उसी तरह से वो मैनिपुलेट हो रहा है। तो इसके लिए एक जुडिशियल प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसको स्क्रूटनी में लाना चाहिए। देखिए रवीश, संविधान में यह लिखा है कि जब तक प्रिविलेजेस को कोडिफाई ना करें, इसका मतलब यह नहीं है कि संसद कभी कोडिफिकेशन नहीं करेगी। प्रिविलेजेस क्या हैं, इस पे जरूर जुडिशियल स्क्रूटनी होनी चाहिए। उनकी ब्रिज क्या है, ये हाउस तय करेगा। सजा क्या है, हाउस तय करेगा। आप देखिए इंडियन पीनल कोड में अगर आप चोरी भी करें तो किसी जज को 3 साल से ज्यादा की सजा देने का हक नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में पार्लियामेंट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, वो जो चाहे सजा दे दें। ये मैं समझता हूं संविधानवाद के विरुद्ध है। संविधानवाद का मतलब है लिमिटेशंस, ऑपरेटिंग विद इन लिमिटेशंस। सो संसद की पावर्स पे भी लिमिटेशंस होनी चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, नहीं तो वो 1 साल की जगह हो सकता था कि विधानसभा इनको 10 साल की भी जेल की भी सजा सुना सकती थी। जैसे वो संसद में वो पिस्टल लेके चला गया था तो उसे 1 महीने की सजा सुनाई गई थी। ये आप कह रहे हैं कि इसलिए मौजूदा दौर में ये प्रिविलेज को कोडिफाई किया जाए, रहने दिया जाए, लेकिन इसको कोडिफाई किया जाए। बिल्कुल, जो संविधान में कहा गया था, जिसे अभी तक किया नहीं गया। कि हम पर्सनल लॉ कोडिफाई करना चाहते हैं, जो हमें मालूम नहीं सही क्या है। और सांसदों की अपनी प्रिविलेजेस क्या हैं, छोटी सी बात है, इस पे संसद कोडिफाई नहीं करना चाहती। ये क्या बात हुई? अच्छा, तो आपको इसमें लगता है, तो आपको लगता है कि कर्नाटक विधानसभा ने, हालांकि फैसले की प्रक्रिया अब जब इसमें है कि कुमारस्वामी ने कहा कि स्पीकर फिर से विचार कर लें, तो जो स्पीकर विचार करने का मतलब हाउस विचार करे, या फिर स्पीकर अपने तहत वो फैसला दे सकते हैं कर्नाटक के कि ठीक है, इनको हम अपना फैसला वापस लेते हैं? नहीं, स्पीकर फिलहाल रोक सकते हैं, उसके बाद उन्हें हाउस के सामने ही जाना पड़ेगा। सवाल यह कि ये पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इसलिए कोडिफाई नहीं करती, जैसे ही कोई चीज लिखित में आ जाएगी तब वो लिमिटेड हो जाएगी, फिर कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेगी। तो जस्टिस हिदायतुल्लाह, जो चीफ जस्टिस भी थे, बाद में उपराष्ट्रपति बने, उन्होंने भी ये कहा कि प्रिविलेजेस कोडिफाई ना हो तो बेहतर है। अच्छा, तो ये सब अपने हक में चाहते हैं, तो अगर वो कोई स्टिंग ऑपरेशन किसी सरकार को अपने खिलाफ लगता है तो आप नोटिस भेजिए, बुलाइए, जेल भेज दीजिए, और बीच में कुछ आपका लगता है कि माफी वगैरह हो जाए तो वो छूट रखना चाहते हैं। तो क्यों होना चाहिए प्रिविलेजेस? आपका बुनियादी सवाल यह है, आपका और संजय हेगड़े का पढ़ के मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, इसको एक संहिताबद्ध कोडिफाई करना चाहिए ताकि इसकी स्क्रूटनी हो। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, इस पर संक्षेप में जानकारी, विस्तार से जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सुभाष कोली की।